आओ बच्चों अब बात करें टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। कौन सी बात कर रहे हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं बच्चों, और सेकेंडरी को 2 डिग्री बोल देते हैं, और प्राइमरी को 1 डिग्री बोल देते हैं बच्चों। तो डिग्री के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुमको कंफर्ट लगे वैसे करो। मेरे को क्या है, मेरे को क्या, एग्जामिनर जैसे पूछे उसी के हिसाब से जवाब दे देना बच्चों। अगर मैं बात करूँ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको। और बच्चों इसकी बातें करूँ तो अगर मैं कहूँ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद है बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये दिख रही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा और फोल्ड कर दूँ, इसको मैं और ज़्यादा फोल्ड कर दूंगा तो बन जाएगी टर्सरी स्ट्रक्चर। और ज़्यादातर एंजाइम होते हैं ना बच्चों, वो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर ही होती है। 3D स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो होता क्या है, जब अपन ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो इतनी सी होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो इतनी सी होती है, और ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और फोल्डिंग हो जाए, इतनी सी फोल्डिंग की वजह से ये क्या बन गया, टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर देखो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, है ना, अदरवाइज तो मैं ऐसे ही निपटा देता मामला। तो यहाँ पर देखो अच्छे से बच्चों, ये देख लो अच्छे से कि ये देख रहे हो टर्सरी क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जब मैं बातों को स्टार्ट करूँ तो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ही बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो जाए, है ना। तो फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर सेकेंड डिग्री मतलब 2 डिग्री प्रोटीन के अंदर या 2 डिग्री पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही ज़्यादा फोल्डिंग हो जाए तो उसको ही बोला जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर। उसकी वजह से देखो ज़्यादा फोल्डिंग की वजह से तुम्हें पता है क्या होगा, इंजाइम बन जाएगा। देखो एक्टिव साइट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बहुत सारी एक्टिव साइट बन गई। जैसे यहाँ पर ये एक्टिव साइट दिख रही है तुमको, यहाँ पर ये एक्टिव साइट की तरह काम करेगा, और यहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट आके और प्रोडक्ट में बदल सकता है, तो ये इंजाइम बना सकता है। तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग की वजह से। अच्छा फोल्डिंग क्यों होती है, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर तो तुम्हें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोल्डिंग होती है, पर यहाँ पर जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उसमें फोल्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अकेला जमींदार नहीं है बच्चों, यहाँ पर 4-5 हरामी आएंगे, उनका नाम देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा डाइसल्फाइड लिंकेज, तीसरा वंडरवाल आ जाएगा बेचारा, ये बच्चा को चाहिए तो हर जगह लगी जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा। ये 4 बॉन्ड, 4 टाइप के फोर्स इसको ज़बरदस्ती करेंगे इसके साथ, और इसको इतना फोल्ड करेंगे, इतना फोल्ड करेंगे कि इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना, एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों। इसी वजह से 3D स्ट्रक्चर ही यूज़ होती है किसके अंदर, अपना प्यारा इंजाइम बनाने के लिए। और इंजाइम थोड़ी देर बाद भी आने वाला है बच्चों, और उसके अंदर मैं तुमसे पूछ लूँगा और तुम्हें बताना पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती है सर? बिल्कुल ज़बरदस्ती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि बच्चों की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ 3 हरामी और है। कौन कौन है, डाइसल्फा, वंडावाला एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सा, ये सारी बातें आएंगी। अब बात करें अपन रिप्रेजेंटेशन, देखो रिप्रेजेंट द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो इसमें ये क्या करता है, जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो सारी फोल्डिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। ओवरऑल जितनी फोल्डिंग होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, राइट से, ये सारी जो फोल्डिंग होती है ना, जितने भी टाइप होते हैं, है ना, वो सारी फोल्डिंग को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, सारी फोल्डिंग को टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे बात करूँ, ये क्या है बताओ बच्चों, ये क्या है, मान के चलो ये पहले वाली स्ट्रक्चर जैसा ही दिख रहा है ना तुमको, ये देखो, इसको बोला जाएगा क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। पर दूसरी स्ट्रक्चर में देखो ये उल्टा घूम रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट ओवरऑल ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, मतलब सारी जितने भी ओवरऑल फोल्डिंग होती है ना, जितनी भी फोल्डिंग हो सकती है, जितने फोल्डिंग के नाम हो सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड साइड की फोल्डिंग, लेफ्ट हैंड साइड की फोल्डिंग, वो टर्सरी स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकता है तुमको। और भी तुम्हारे को दिमाग में आती है, जैसे तुम्हारा बहुत दिमाग वो चलता है तो तुम्हारे दिमाग में आए ऊपर से नीचे फोल्डिंग, नीचे से ऊपर फोल्डिंग, लेफ्ट से राइट फोल्डिंग, तो सारी फोल्डिंग तुम्हें टर्सरी स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाती है। सर यहाँ दिख तो नहीं रही है, तो तुम्हें ये पूरी स्ट्रक्चर भी तो नहीं है ना, ये 2D स्ट्रक्चर है बच्चों। 2D स्ट्रक्चर में कुछ नहीं दिखता, जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे 3D तो बहुत कुछ दिखेगा इसके अंदर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको समझना पड़ेगा तुमको, और यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी करती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि इंजाइम होता है, नहीं होता, ये सारी चीज़ें टर्सरी स्ट्रक्चर करती है बच्चों। ये पूरी बात होगी टर्सरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। अरे हाँ या ना, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को क्लास में पूछ लेना, मैं इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वाडर्नरी क्वार्टर, है ना, क्वाडर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बहुत ही बकवास स्ट्रक्चर है ना, और इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादातर, पर फिर भी पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेचर में कई बहुत कम मिलती है, पर मिलती तो है।
और मिलती है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो इसके साथ ये फालतू की फर्जी है, इसको सब छोड़ो, फिर भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेइज्जती करने से कोई फायदा नहीं है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं, देखो तुम हो अंधे, ये दिख रही है तुमको एक पॉलीपेप्टाइड चेन, मेरे को तो दिख रही है, और ये चेन यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। पर इसमें ही एक देखो, ढंग से देखोगे ना तो इसी के साथ एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन घुसी पड़ी है, देखो ये देखो, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन घुसी पड़ी है। मतलब क्या हो गया, एक धागे के अंदर दूसरा धागा उलझ के पड़ा है। होता है ना, कई बार अपन पतंग उड़ाते हैं, है ना, पतंग के टाइम में पतंग उड़ाते हैं तो जब अपन वो होते हैं चरखी बोलते हैं, क्या पता है तो इधर क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पर जब चरखी होती है उसको अपन फोल्ड करते हैं तो कई बार होता है जो थ्रेड होते हैं वो एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं, तो वो उलझी हुई स्ट्रक्चर होती है, वही क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर होती है जो बच्चों को कोई काम का नहीं होता, है ना। तो ये कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के अंदर उलझ जाएगी। अच्छा, इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को सब पेप्टाइड बोला जाता है, सब यूनिट बोला जाता है। ये एक सब यूनिट है, ये दो सब यूनिट है ना। और ऐसे अगर तीन उलझ जाए तो तीन सब यूनिट हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड होगी, 2 और मोर देन 2। बोल रहा हूँ क्या, यहाँ पर तो 2 दे रखी है, मोर देन 2। देखो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक ही होती है बच्चों, है ना। और प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर भी एक ही होती है, प्राइमरी के अंदर बेचारे के अंदर होनी एक है, पर क्वार्टरनरी थोड़ा चालाक होता है बच्चों, दो पॉलीपेप्टाइड चेन को एक दूसरे के अंदर उलझा लिया, है ना। खुद तो मरा ही मरा, दूसरे को भी निपटा दिया, समझ रहे मेरे को। सम ऑफ द प्रोटीन are composed of 2 or more than 2 polypeptide chain referred to as a subunit। सब यूनिट की तरह एक दूसरे के अंदर उलझ के कुछ प्रोटीन 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड को अपने अंदर दबा के रख लेते हैं। लालची कहा जा सकता है इनको। ये होता है ना कई लोग, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, है ना। तो जहाँ लालच बुरी बला होती है, तो क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर होती है ना, ज़्यादातर इंजाइमेटिक एक्टिविटी में काम नहीं आती है, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में काम नहीं आती है। काम आने वाली स्ट्रक्चर तो 3D है, ठीक है ना। फिर भी स्ट्रक्चर बिगाड़ने के लिए, अपना थोबड़ा बिगाड़ने के लिए इसने किसी के साथ बंधन बना लिया, और ये बंधन क्या है, खराब बंधन है, ठीक है ना। तो देखो इसने क्या किया, इसमें दिख रहा है ना, ये दिख रहा है तुमको, ये यहाँ पर उलझा पड़ा है, देखो ये देखो, ये उलझा पड़ा, ये देखो अच्छे से देखोगे ना तो उलझा पड़ा है, ये देखो, ये अपने वाला पुराने वाला भाई है ये, ठीक है ना। और इसके साथ कोई और आके उलझ गया है, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या होगी, 2 सब यूनिट रहेगी। मतलब यहाँ पर तो 2 सब यूनिट है, 2 से ज़्यादा भी सब यूनिट हो सकती है ना। देखो ठीक है ना। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट विच आर रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर। क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ स्पेशली अरेंज होते हैं, है ना। सेपरेटली, सॉरी शायद ये सेपरेटली है या स्पेशली, पता नहीं, सेपरेटली होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से होता है, ठीक है। फिर भी देख लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, बस तुम्हें बात इतनी सी याद रखनी है। अच्छा, इसमें बॉन्ड कौन कौन से होंगे, हैं इसमें वही बॉन्ड होंगे जो इसमें थे, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर तो है ही ना, इसमें घुसी पड़ी है, ये देखो टर्सरी स्ट्रक्चर भी तो है, तो इसमें ये सारे बॉन्ड होंगे बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, वंडर वाला बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो कोई इसमें दे तो नहीं रखा एनसीईआरटी में, फिर भी तुम्हारा दिमाग तो होगा ना इतना, तो भगवान ने इतनी बुद्धि तो दी होगी तुमको। सर इतनी बेइज्जती नहीं, बेइज्जती आप बहुत करते हो आजकल, इतनी बेइज्जती से हमारा डिप्रेशन आ जाता है। चलो कोई ना, अभी थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं मेरे हिसाब से। अभी देख लो, थोड़ा लंबा वीडियो चला तो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रक्चर और है, 3D स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसमें देखो बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सीधी चेन के रूप में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रही है तुमको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये तो डायग्राम बनाने पर तो तुम्हें दिख रही है, वैसे देखोगे ना तुम्हें नहीं दिखेगी, समझे यार। फिर देखो 3D स्ट्रक्चर देख लो, कैसे एक दूसरे के अंदर उलझे पड़े हैं, है ना। क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर में देखो 2 उलझे पड़े हैं। क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर में तो एक तो था ही ये बेचारा, इसके साथ 2 और आगे, है ना। जो ये दिख रहा है ना आर, है ना, तो ये सारी चीज़ें आ गई। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ये नहीं पूछने वाला, बस इतना सा है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आने जरूरी है। तो क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, अब पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला प्रोटीन का लास्ट पोर्शन है मेरे हिसाब से ये, है ना। उसके बाद एंजाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोटीन को देखते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं,
है ना। प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं, है ना, ठीक है ना। प्रोटीन होता है फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तुम्हें पता है प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन हो गया, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया, ये सारे क्या होते हैं अपनी बॉडी के अंदर मिलते हैं, है ना। ये प्रोटीन का काम क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं। अच्छा एक बता देता हूँ, प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन होता है 3D स्ट्रक्चर होती है, क्या होता है 3D स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन क्या होती है 3D स्ट्रक्चर होती है। और बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव जैसे इंजाइम हो गए, ये सारे क्या होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन करे, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन करे, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल एक्टिव मतलब का मतलब होता है जो अपनी बॉडी के अंदर या अपनी सेल के अंदर क्या करे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करे, है ना। और 3D स्ट्रक्चर होती है, इसे बोला जाता है नेटिव प्रोटीन्स बोल दिया जाता है। पर अगर प्रोटीन की हालात बिगाड़नी हो, क्या करनी हो, प्रोटीन की हालात बिगाड़नी हो। अब देखो तुम चंद्रपुर में रहते हो, चंद्रपुर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर गर्मियों के दिन पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो तुम्हारी हालात बिगड़ जाती है, तो प्रोटीन तो है ही क्या बेचारा, है ना। तो प्रोटीन की अगर हालात बिगाड़नी हो तो फिजिकल चेंजेस करने पड़ेंगे प्रोटीन के अंदर, या फिर जहाँ प्रोटीन पड़ा है वहाँ के फिजिकल चेंजेस कर दो, या फिर केमिकल चेंजेस कर दो। फिजिकल चेंजेस लाइक टेम्परेचर, फिजिकल चेंज के अंदर आएगा, और केमिकल चेंज मतलब pH ऊपर नीचे करना। अगर तुम देखो प्रोटीन है, प्रोटीन का अगर तुम डीनेचुरेशन करना चाहते हो, प्रोटीन का डीनेचुरेशन का मतलब होता है तोड़ना, डीनेचुरेशन का मतलब होता है तोड़ना। प्रोटीन की स्ट्रक्चर को तुम बिगाड़ना चाहते हो, क्योंकि प्रोटीन की सही स्ट्रक्चर होती है 3D स्ट्रक्चर, है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर को तुम 2 डिग्री और 1 डिग्री तक लेके जाना चाहते हो, तो यही ये प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन के लिए अपन को टेम्परेचर चाहिए होता है या फिर केमिकल चेंजेस चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो प्रोटीन के सारे अमीनो एसिड टूट जाएंगे, या फिर सारी स्ट्रक्चर खुल जाएगी, है ना, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे। देखो 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और बहुत सारे बॉन्ड होते हैं ना, वो सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है ना। और 2D स्ट्रक्चर पहले तो आएगा 3D स्ट्रक्चर हो गया, टर्सरी स्ट्रक्चर होगी, टर्सरी स्ट्रक्चर को अपन टेम्परेचर देंगे बहुत सारा, तो सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 डिग्री में आ जाएगा। 2 डिग्री में कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, और वो 1 डिग्री में आ जाएगा। और 1 डिग्री का भी अगर तुम डीनेचुरेशन करोगे तो पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा और एमिनो एसिड में बदल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जब भी प्रोटीन क्या होता है फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे टेम्परेचर, केमिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि pH, जिससे वजह से क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना, और वो प्रोटीन क्या हो जाता है डीनेचुरेट हो जाता है। अब बात करें जैसे ग्लोब्यूल्स होते हैं और हेलिक्स होते हैं। हेलिक्स क्या होता है 2 डिग्री होता है, और ग्लोब्यूल्स भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ग्लोब्यूल प्रोटीन होती है, जिसे मान के चलो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ग्लोब्यूल प्रोटीन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। उसको अनकोइल करेंगे, अनकोइल किस वजह से होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तभी तो अनकोइल होगा। तो प्रोटीन क्या हो जाएंगे, प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन जिंदगी में कहाँ देखते हैं इनको, जैसे तुमने कभी जो अंडा होता है ना, अंडा एग मुर्गी का, उसको तुमने उबाला होगा, उबालने से पहले जो प्रोटीन होता है उसमें, है ना, ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है येलो कलर का होता है, येलो कलर के चारों ओर बहुत सारी प्रोटीन होती है। येलो कलर का होता है वो तो फेट होता है ना, और बाहर सारी की प्रोटीन होती है वाइट कलर की, है ना। तो वाइट कलर की जो प्रोटीन होती है ना, उसको अगर बॉईल करेंगे तो प्रोटीन का क्या हो जाएगा डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, उसका कोगुलेशन हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगी वो ना, और वो टाइट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो बॉइल्ड अंडे के अंदर क्या होता है, वो व्हाइट कलर का होता है ना, बाहर की साइड वो होता है प्रोटीन, और अंदर की साइड येलो कलर होता है वो होता है फेट। समझाई बात क्या, ये बाहर पूरी कहानी होती है। तो वो प्रोटीन का डीनेचुरेशन का एग्जांपल है, वहाँ पर प्रोटीन डीनेचुरी होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, पेप्टाइड वो क्या होता है, प्रोटीन की जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर या 2 डिग्री स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। समझ रहे मेरी बात को। प्रोटीन के डीनेचुरेशन में 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही बात है बच्चों, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ बच्चों, है ना। अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का दही जमना, कर्ड बन जाना। देखो मिल्क में होता है प्रोटीन, एक केसिन प्रोटीन होता है। कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है। और केसिन प्रोटीन होती है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको क्या करता है, LAB, है ना, उसको क्या करता है, लैक्टो एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, उसको खाएगा उस प्रोटीन को, उसको डीनेचर कर देगा, उसको pH को कन्वर्ट करके डीनेचर कर देगा, और डीनेचर करके वो केसिन प्रोटीन को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में, केसिन प्रोटीन को, ठीक है ना। तो इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो डीनेचुरेशन के एग्जांपल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जिसमें केसिन प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है ना। और एग का उबालना, बॉइलिंग ऑफ एग, ये भी किसका एग्जांपल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। तो ये सारी बातें हो गई डीनेचुरेशन की, और प्रोटीन यहीं पर खत्म होता है। बाकी बातें स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।